शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। समस्त गुरु बहनों और गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव को मेरा प्रणाम और उनका धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम और आभार। भगवान शिव का आभार जिन्होंने मुझे इस पुनीत कार्य के लिए चुना। भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है कि वे मुझ में अपने शिष्यत्व भाव की अनुभूति कराएं और मैं उस अनुभूति को सबके कल्याण के लिए सबके बीच साझा कर सकूं, इसके लिए प्रेरित करें। इसी प्रार्थना के साथ आरंभ करती हूँ। हरिंद्रानंद एक आध्यात्मिक अनावरण। पुस्तक का नाम अनमिल आखर, पृष्ठ संख्या 39। पटना से उन्होंने अपनी पत्नी नीलम को पत्र द्वारा इस घटना की सूचना दी कि मैंने शिव को अपना गुरु मान लिया है, आप भी मानिए। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सोचा चलो आखिर उन्हें किनारा मिल ही गया, जबकि जाने अनजाने इन्होंने भी शिव को अपना गुरु मान लिया था। उनके मायके में कुल गुरु के रूप में शिव की ही पूजा होती थी। तथापि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उनके पति का विश्वास कहीं तो जाकर ठहरा। तुरंत प्रसाद मंगवाया और पूजा अर्चना की। अध्यात्म के इस तरुण सूर्य को उन्होंने अपनी अनुभूतियों के आधार पर पहचाना या ज्ञान के आधार पर। यह रहस्य उन्हीं तक सीमित रहा। हरिंद्रानंद के जीवन में इनके आ जाने से उनके प्रयोजन में अपरिमित सहयोग मिलता रहा। संशय के काले बादल अब भी हरिंद्र के मन प्राण से हटे नहीं थे। पूजा पाठ की घुमावदार अनेक पगडंडियों में चलते चलते वे क्लांत हो चुके थे। जीवन की त्रासदी बढ़ती जा रही थी। हालांकि उन्होंने शिव को गुरु मान लिया था, पर मन अविश्वास की काल कोठरी में अभी कैद ही था। शिव को गुरु मानने का तर्क संगत गणित तो दिमाग ने बनाया था, किंतु मन को अब तक की जीवन यात्रा ने भावशून्य कर दिया था। वे पत्नी से मिलने डाल्टनगंज होते हुए मनातू आए। 2 दिनों के बाद छोटे साले ने कहा, मेहमान गया, चलिएगा, मैं ब्यूक से जा रहा हूँ। ब्यूक अंग्रेजों के जमाने की कार थी जिसकी सवारी लोगों को काफी आकर्षित करती थी। हरिंद्रानंद तैयार। कार थी तो पुरानी, लेकिन सांप की तरह सरसरा कर चलती थी। 2 दिनों के बाद गया से वापस चले। गाड़ी ये खुद चला रहे थे। अंधेरा हो चुका था। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी कम थी, लेकिन क्लच होने पर वह अचानक बढ़ जाती थी। गया में लाइट बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई गैरेज उसे बना नहीं सका। लगभग 8 बजे रात्रि में औरंगाबाद पहुंचे। आगे अब जंगल शुरू हो जाता। ऐसे में औरंगाबाद में ही हेडलाइट को बनाने का प्रयास किया गया, पर प्रयास विफल रहा। उसी दौरान एक अपरिचित ने बताया कि आगे एक बूढ़ा मिस्त्री रहता है। हालांकि अब वो गाड़ियां नहीं बनाता, जरा उससे दिखला लीजिए। उसने स्थान भी इंगित कर दिया। सड़क के किनारे बाजार में ही उसका खपड़ैल का घर था। आवाज देकर उसे गाड़ी की खराबी के बारे में बताया गया। बाबू, मिस्त्री का काम छोड़े तो 10 साल हो गया। वैसे सामने की दुकान से आप पान खाकर आइए, हम देखते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद कार के पास वे लोग वापस आ गए। उसने गाड़ी का बोनेट बंद कर दिया था। चाबी हाथ में देते हुए कहा, अब जाइए। गाड़ी की हेडलाइट जलाई गई तो रोशनी चकाचक। पैसे पूछने पर उसने कहा, हम मिस्त्री थे, अब नहीं है, आप लोग जाइए, रात हो रही है। जिद करके हरिंद्रानंद ने पूछा, आखिर हुआ क्या था? डाल्टनगंज और गया में तो किसी ने नहीं बनाया। कुछ नहीं हुआ था बाबू, बस ठंडा तार छोड़ दिया था। ठंडा टर्मिनल से बोनट के राड में छोटा सा तार लपेट दिए हैं। जब आप क्लच दबाते थे तो लाइट तेज हो जाती थी, क्योंकि क्लच के पैडल का रॉड बॉडी से सट जाता था। साथ आए साले साहब ने 10 रुपए का नोट निकालते हुए उन्हें देने की कोशिश की, पर वह पैसे लिए बिना घर के अंदर चला गया। इस घटना को याद करते हुए हरिंद्रानंद आज भी शिव चर्चाओं में कहते हैं कि गुरु अगर उत्तम हो तो अध्यात्म लाल रुई मिठाई की तरह मीठा और हल्का है। भौतिक और पारलौकिक सोपानों को क्रमशः पार करते रहने के बावजूद हरिंद्रानंद की मानसिक स्थिति असामान्य ही रही। उन्हें यह दुविधा होने लगी कि जब कोई गुरु होते हैं तो मंत्र एवं साधना की प्रक्रिया बताते हैं। मेरे गुरु शिव तो शरीर में है नहीं, तो मंत्र अथवा दीक्षा कैसे मिलेगी? निराशा पुनः घेरने लगी।
विचारों ने तो शिव को गुरु माना, परंतु उस समय तक प्राप्त ज्ञान ने चमत्कार सीखने की संभावनाओं को निर्मूल नहीं किया था। शिव को गुरु मानने के बाद भी अविश्वास और हताशा थी। इसकी प्रामाणिकताओं पर शंकाएं उठती रहती थी। काले बादलों के बीच बिजली की चमक भला कितनी देर ठहरती है। बाबूजी का तबादला मुजफ्फरपुर से 12 किलोमीटर पहले हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग के पार्श्व में स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज तुर्की के प्राचार्य के पद पर हो चुका था। कॉलेज के विशाल परिसर के बीच प्राचार्य के सरकारी कर्णांकित आवास में परिवार भी आ चुका था। हरेंद्रानंद ने परिवार का अपने प्रति मधुर व्यवहार नहीं पाकर आवास परिसर के बाहर बने एक खाली भवन में एक छोटा सा कमरा प्राप्त कर लिया। कमरे में एक टेबल, एक चौकी, बिस्तर पर बिछी एक दरी और चादर के अलावा थोड़ा बहुत सामान था। उनकी दिनचर्या और शयन शैली बाकी लोगों से भिन्न थी। चौकी के नीचे एक ईंट रखी रहती थी जिसे वे रात में तौलिया डालकर तकिया बनाया करते थे। बचपन से लाइफबॉय साबुन का प्रयोग। माँ ईंट से बने तकिया को फेंकवा भी दिया करती थी। कहना उचित नहीं होगा कि उनका मानसिक संतुलन अर्ध विक्षिप्त की तरह हो गया था। वैसे यह स्थिति उनके अंतर से उपजी आध्यात्मिक निराशा के रूप में थी। केवल खाना खाने आवास पर जाते, फिर अपनी एकांत चौकी पर बैठे रहते। हिंदी अंग्रेजी साहित्य से इनका लगाव था। कभी किताब के पन्ने पलटते तो कभी कुछ लिखते। कमरे में पीली रोशनी देता बल्ब देर रात तक जलता रहता, जिसका प्रकाश खिड़की के शीशे से मध्य रात्रि को भी बाहर आ जाता था। रोज संध्या में हरेंद्रानंद कमरे से निकलते, टहलते, चौक पर जाते। उस समय चौक पर एक पान की दुकान थी। पान खाते, अपने कमरे में वापस आते। कभी कभार इलाके में किसी को बुच्छू आदि डंक मार देता तो विष उतारने के लिए इन्हें रात में लोग चलने का आग्रह करते। कभी जाते तो कभी नहीं भी जाते। मात्र इतना ही कहते थे, आप घर जाइए। उसके घर लौटते लौटते रोगी चंगा हो जाता था। हरेंद्रानंद हड्डियों की माला पहनते थे, यहाँ तक कि बिहार सरकार की नौकरी में आने के 4-5 साल तक। वैसे उन्हें वे कमीज के भीतर रखा करते थे। आदमी के जीवन में घटनाएं दुर्घटनाएं आती जाती हैं। ये कहते हैं, यहाँ दुर्घटनाएं नहीं होती, सभी घटनाएं हैं। हमारी आपकी दृष्टि में कोई सुखद तो कोई दुखद। कुछ घटनाएं तो जीवन का मार्ग ही बदल देती हैं। शाम अब ठंडी होने लगी थी। टहलते हुए पान दुकान से लौटकर बाबूजी के आवास में आए। बाबूजी सरकारी दौरे पर कहीं बाहर थे। आंगन के बरामदे में माँ बैठी थी। उनसे थोड़ी बातचीत के उपरांत बाहर हाथे में आम के पेड़ के नीचे कुर्सी खींचकर बैठ गए। दूर सड़क पर इक्का दुक्का सवारियां आती जाती दिख रही थी। पूरा कॉलेज परिसर शांत था। चारों ओर खड़े आम के वृक्ष निश्चल थे, मानो वे सन्नाटे के सहभागी हों। अचानक हवा के एक झोंके के साथ आती सांस पर नमः ध्वनित हुआ और निकलती सांस शिवाय की गूंज उठाते हुए लुप्त हो गई। हरेंद्रानंद का शरीर कंपा उठा। हाथ में रखी कमरे की चाबी का गुच्छा घास पर गिर गया। अकबकाहट में तेज स्वर में उनके मुंह से निकला, रे रे एक रे तक खोजत रहनी। घर के आंगन में बैठी माँ ने केवल आवाज सुनी, देखा तो कुछ भी नहीं था। आंगन से ही बोली, अरे का भुलाइल रहल ह? हरेंद्रानंद निरुत्तर। माँ ने फिर दोहराया। तब तक इन्होंने घास पर गिरी चाबी उठा ली थी। ऊ चाबी गिरल रहल, मिल गई, संक्षिप्त उत्तर दिया। संकट या विस्मय की घड़ी में माँ याद आती है और अपनी मातृभाषा। सिवान जिले की भाषा भोजपुरी है। कुछ पलों में इतना कुछ घटित हो गया था। सुनते हैं कान, यहाँ श्रवण किया सांसों ने। मंत्र भी आया, वह भी साविध। अब फिर शुरू हुआ चमत्कारों का दौर। हरेंद्रानंद की वाणी ही चमत्कार का रहस्य बन गई। अब चमत्कार का स्वरूप बदल गया है। सारी ऊर्जा केंद्रित है भगवान शिव की शिष्यता की ओर। वे तो कहते ही हैं, आओ चलें शिव की ओर। इसी वर्ष 1975 में ही कानून की अंतिम परीक्षा पास करने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हुए। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी गया के फतेहपुर प्रखंड में योगदान दिया। उस समय बिहार सरकार के कुछ ब्लॉकों में ऐसी व्यवस्था थी जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के पद संयुक्त हुआ करते थे। 2 महीने के बाद पलामू जिले के पाटन ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी बनकर आए। पाटन योगदान करने हरेंद्रानंद अकेले आए,
परिवार पटना में ही बाबूजी के साथ था। पलामू के आयुक्त श्री वी जयशंकरन के सरकारी आवास पर सुबह में उनसे मुलाकात की। रविवार का दिन था। डीसी साहब ने कहा, आपके स्थानांतरण की मुझे सूचना है। आप एसडीओ साहब से मिल लें। मैं पाटन सर्किल ऑफिसर को बीडीओ का प्रभार देने के लिए वायरलेस पर संवाद भिजवाता हूँ। ये अनुमंडल पदाधिकारी से उनके आवास पर मिले। पलामू में स्थानीय चुनाव होने वाला था। इससे संबंधित कागजात का एक मोटा बंडल हरिंद्रानंद को दिलवाया और कहा, मैं आपको पाटन भिजवा देता हूँ। आप पाटन से अपनी जीप लेकर चुनाव का यह दस्तावेज मनातू बीडीओ को आज ही दे देंगे। मनातू ब्लॉक पाटन प्रखंड मुख्यालय से 27 किलोमीटर आगे है। एक सरकारी जीप मिली। कागजात लेकर पाटन चले। रास्ता चिर परिचित था। मनातू ससुराल जो ठहरा। पाटन सीईओ से मिलकर जीप प्राप्त की। उन्होंने कहा, साहब आज तो रविवार है, मैं कल प्रभार दूंगा। मुझको वायरलेस मिल चुका है। जीप के चालक ने डाल्टनगंज से आई जीप से कागजात अपनी जीप में रख लिया। अब जीप मनातू की ओर चली। मनातू बीडीओ को हरिंद्रानंद ने चुनाव संबंधी प्राप्त कागजात हस्तगत कराए। कहा, एसडीओ साहब को कागजात प्राप्ति की सूचना वायरलेस से भेज दीजिएगा। फिर रात्रि विश्राम के लिए मनातूगढ़ आए। सुबह 5:30 बजे पाटन के लिए रवाना हो गए। करीब 9 किलोमीटर का रास्ता धूल भरा था, इसलिए सामने का शीशा चालक ने उठा रखा था। उन दिनों जंगल घना था। लगभग 3 मील दूरी तय करने के बाद पहाड़ी की एक हल्की चढ़ाई चढ़ते ही जीप जैसे बाएं हल्के ढलान पर घूमी कि अचानक हरिंद्रानंद ने जीप रोक दी। उजाला हो चुका था। मौसम सुहावना था। बाएं लाल सूरज पहाड़ी की ओट में होने के कारण दिख नहीं रहा था। सामने ही मोरम से बनी सड़क की दाहिनी झाड़ियों से एक काला मोटा सांप आधी सड़क पर ठहरा हुआ था। उसका धड़ अभी भी झाड़ियों में था। चालक ने धीरे से कहा, सर गाड़ी चढ़ा दीजिए। हरिंद्रानंद ने फुसफुसा कर कहा, अरे सामने का शीशा खुला हुआ है, वह जंप कर जाएगा तो क्या होगा? यह तो किंग कोबरा है, माथे पर पीला निशान नहीं दिख रहा है। ड्राइवर ने फिर कहा, सर हैंडल निकाल कर मारे। तब इन्होंने कहा, पागल हो क्या यार? स्टार्ट पेट्रोल जीप खड़ी थी। इलाका पूरी तरह सुनसान। इन्होंने थोड़े भय से गाड़ी में बैक गियर लगा दिया। सांप ने बाएं खड़ी जीप को देखने के लिए अपना सिर उठाया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः।